नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं क्रिटिकल केयर बेसिक्स। इसमें हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल 3। पहले दो ट्यूटोरियल्स में हम देख चुके हैं कि हार्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, और ईसीजी ट्यूटोरियल 2 में हम देख चुके हैं कि इससे हार्ट की PQRST वेव्स ईसीजी में कैसे मिलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे ईसीजी ट्यूटोरियल 3 में, तो आइए चलते हैं ईसीजी ट्यूटोरियल 3। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्यूआरएस नॉमेनक्लेचर, क्यूआरएस का नाम कैसे रखा जाता है, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ईसीजी से, और ईसीजी इंटरवल्स क्या होती है। क्यूआरएस नॉमेनक्लेचर मतलब क्यूआरएस का नामकरण। ये इसलिए बनाया गया है कि आजकल तो ज़माना है व्हाट्सएप का, तुरंत ईसीजी का फोटो लेके आप भेज सकते हैं, परंतु पहले के ज़माने में मेरे को QR ऐसा मैंने लिखा तो जो सामने वाला पढ़ने वाला है उसके मन में ईसीजी की एक इमेज बनती थी, राइट। इसके लिए ये इमेज बनाने के लिए इंटरनेशनल एक नामकरण बनाया, नॉमेनक्लेचर बनाया क्यूआरएस का। उस नॉमेनक्लेचर में 3 चीज़ों के ऊपर ये नॉमेनक्लेचर आधारित है। एक तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन ऊपर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नंबर 1। नंबर 2, पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर वेव, मतलब जो भी कोई अपनी वेव है तो दूसरी वेव जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, उससे इस वेव का संबंध क्या है। और तीसरा एम्पलीट्यूड, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड बड़ी है कि छोटी है, राइट। पहला नियम क्यूआरएस नॉमेनक्लेचर का, फर्स्ट पॉजिटिव वेव इज द आर वेव। तो इतने ईसीजीज अपन देख रहे हैं, इसमें जो भी पॉजिटिव पहली वेव आएगी है ना, उसको आर कहा जाएगा। आर के जो पहली वेव है नेगेटिव वेव, आर वेव से पहले जो नेगेटिव वेव उसको क्यू वेव कहा जाएगा, और आर वेव के बाद में जो नेगेटिव वेव है उसको एस वेव कहा जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अपन ये ईसीजी देखते हैं, ये पॉजिटिव वेव है उसको अपन कहेंगे आर, जो कि ये बड़ा है, बड़ी वेव है, इसलिए अपन कैपिटल आर कहेंगे, राइट। और उसके पहले की नेगेटिव वेव है उसको अपन कहेंगे क्यू, और उसके बाद की जो नेगेटिव वेव है उसको कहेंगे एस, राइट। सो जो कि ये दोनों नेगेटिव वेव छोटी सी है, इसलिए छोटा क्यू, बड़ा आर और छोटा एस, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल क्यू एंड स्मॉल एस, राइट। सो दिस बिकम स्मॉल Q, बड़ा R and छोटा S. So this becomes the QRS. यहाँ पे देखें, यहाँ Q है ही नहीं, तो this will be called RS, बड़ा R और छोटा S, क्योंकि S वेव छोटी है, नेगेटिव वेव है, R के बाद आएगी तो इसको S वेव कहेंगे। अगर एक R वेव के बाद दूसरी R वेव आती है तो उसको कहते हैं R प्राइम या R डैश, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे छोटी सी R वेव है, पॉजिटिव वेव है, इससे पहले अपन छोटा R कहेंगे R, फिर छोटी सी S वेव है क्योंकि इस R के बाद आएगी, नेगेटिव वेव है इसलिए अपन S कहेंगे, फिर बड़ी वेव है, पॉजिटिव वेव है, इसलिए इसको R प्राइम कहेंगे। सो दिस बिकम RS R प्राइम। यहाँ पे एक छोटी सी वेव है, पॉजिटिव है इसलिए अपन छोटा, और फिर बड़ी नेगेटिव वेव है इसलिए बड़ा है, सो दिस बिकम्स RS। यहाँ पे दोनों छोटी वेव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट विल बी स्मॉल RS। यहाँ पे छोटी सी नेगेटिव वेव है तो अपन उसको Q कहेंगे। अगर एकमात्र बड़ी नेगेटिव वेव है, सो इतनी बड़ी तो Q हो नहीं सकती, सो दिस मस्ट बी Q एंड S टुगेदर विदाउट R, सो दिस बिकम्स QS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे S वेव नहीं है, छोटा सा Q और बड़ा R, और लास्टली बड़ा Q और बड़ा R, QR। ये केवल एक्सरसाइज है, ये वेव्स कम देखने को मिलती है इस प्रकार की। दिस इज R प्राइम, छोटा, बीच में अपन बेस लाइन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तक आई नहीं, इसलिए इसको S नहीं कहेंगे, R प्राइम, राइट। यहाँ पे भी R प्राइम, देयर इज नो S वेव। यहाँ पे कैपिटल R बड़ी R वेव, फिर उसके बाद नेगेटिव वेव बड़ी है इसलिए बड़ा S, और फिर दूसरी पॉजिटिव वेव वो भी बड़ी है इसलिए RS R प्राइम। यहाँ पे पहली आर वेव छोटी है, पॉजिटिव वेव,
एस नहीं है क्योंकि नीचे अपन बेसलाइन तक आए नहीं, और दूसरी आर वेव रिलेटिवली बड़ी है इसलिए आर प्राइम। यहां पे बड़ी आर वेव, फिर छोटी सी एस वेव, फिर दूसरी बड़ी आर वेव आर प्राइम, फिर बड़ी एस वेव एस प्राइम करेंगे, और फिर सो दिस इज आर कैपिटल स्मॉल एस, आर प्राइम कैपिटल एंड एस प्राइम कैपिटल, राइट। सो ईसीजी नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, वो इसके लिए बना हुआ है कि कोई भी, मैंने आरएस कॉम्प्लेक्स बोला या क्यूएस कॉम्प्लेक्स बोला तो सामने वाले के मन में इमेज बन जानी चाहिए कि ईसीजी किस ईसीजी की बात हो रही है, राइट। हम अभी चलते हैं हार्ट रेट कैलकुलेशन पे, उसके बारे में थोड़ा ईसीजी के बारे में पेपर के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा बार बार रिपीटेशन होगा परंतु समझने में आसानी जाएगी, इसलिए थोड़ा रिपीटेशन मैंने लिया है जानबूझ के इस स्लाइड्स में। ईसीजी में दो स्क्वायर्स होते हैं, है ना, ऐसा बड़ा ईसीजी पेपर होता है, उसमें दो प्रकार के स्क्वायर्स होते हैं, एक छोटा स्क्वायर दैट इज 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, और बड़ा स्क्वायर 5 मिलीमीटर बाय 5 मिलीमीटर। ईसीजी की लंबाई में एक्स एक्सिस में हम देखते हैं टाइम, और ईसीजी के वाई एक्सिस में हम देखते हैं करंट एम्पलीट्यूड। तो ईसीजी की जो रनिंग स्पीड होती है दैट इज 25 मिलीमीटर पर सेकंड, राइट। सो जो छोटा स्क्वायर है 1 मिलीमीटर, ऐसे 25 छोटे स्क्वायर जाएंगे तो 1 सेकंड होगा, राइट। तो ऐसे 5 स्क्वायर्स मिला के 1 2 3 4 5 स्क्वायर मिला के बड़ा स्क्वायर होगा 5 मिलीमीटर वाला, तो कुल मिला के ऐसे 5 स्क्वायर जाएंगे तब 1 सेकंड होगा, राइट। तो छोटे स्क्वायर में लगभग 1500 छोटे स्क्वायर जाएंगे तब 1 मिनट होगा, और 300 बड़े स्क्वायर जाएंगे तब 1 मिनट होगा, राइट। एक स्क्वायर की जो 1 मिलीमीटर की जो लंबाई है वो रिप्रेजेंट करती है कितने टाइम को, 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.04 सेकंड्स। तो इतनी छोटे स्क्वायर में ये जो है ये टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 0.04 सेकंड। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी वेव है ना, वो इतने देर में ऐसी है, तो मैं क्या बोलूंगा ये वेव की विड्थ कितनी है, 0.04 सेकंड्स, राइट। और ये जो बड़ा है इसकी ड्यूरेशन है 0.5 सेकंड्स, क्योंकि 0.04 into 5, तो ये जो इसकी ड्यूरेशन है दैट विल बी 0.2 सेकंड्स, राइट। और ऐसे 5 स्क्वायर्स हो गए तो 0.2 into 5 मतलब 1 सेकंड, राइट। इसी को अपन मिली सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड्स, तो 0.04 सेकंड्स हो जाएगा 40 मिली सेकंड, 0.2 सेकंड्स हो जाएगा 200 मिली सेकंड्स, राइट। तो एक छोटा स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस पे, जो छोटा स्क्वायर है एक्स एक्सिस में 0.04 सेकंड, और वाई एक्सिस में एक छोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मिली सेकंड मिलीवोल्ट, 0.1 मिलीवोल्ट, तो 10 स्क्वायर मिला के 1 मिलीवोल्ट, राइट। तो एक छोटा स्क्वायर लंबाई में या एक्स एक्सिस में 0.04 सेकंड्स, और हाइट में या वाई एक्सिस में 0.1 मिलीवोल्ट। 5 स्मॉल स्क्वायर्स हाइट में या वोल्टेज में 0.5 मिलीवोल्ट, और एक्स एक्सिस में 0.2 सेकंड्स। 10 स्क्वायर्स मतलब ये दो बड़े स्क्वायर्स हो जाएंगे इज इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट हाइट में, और वाई एक्सिस में 0.4 सेकंड्स। तो ये जो है ना ईसीजी का स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। जब भी हम ईसीजी देखते हैं तो पहले ईसीजी स्टैंडर्डाइज है कि नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने पास ईसीजी आया तो ईसीजी के पहले ये चेक कर लो कि ये स्टैंडर्ड में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हाइट में है कि नहीं, अदरवाइज यू कैन नॉट कमेंट ऑन ईसीजी, क्योंकि जो छोटी वेव है मान लो 5 स्क्वायर्स होंगे, 5 स्क्वायर का स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो सभी वेव्स मेरे को छोटी छोटी दिखेगी। तो अनलेस 10 स्मॉल स्क्वायर का स्टैंडर्ड है दैट इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ अ ईसीजी। बार बार वही रिपीटेशन, ईसीजी पेपर में द स्पीड इज 25 मिलीमीटर पर सेकंड। कभी कभी मशीन्स में कुछ बटन्स होते हैं जिसमें आप स्पीड 25 की 50 कर सकते हैं। जैसे मेरे हर पेशेंट का हार्ट रेट 200 चल रहा है, मेरे को कुछ देखना है एक सेकंड के लिए, तो मैं उसको 50 पे फिट स्पीड पे करके देख सकता हूँ। बट जब आप ईसीजी निकालते हो या ईसीजी पढ़ते हो तो इंश्योर दैट स्पीड 25 पे है, नहीं तो आपको लगेगा कि हार्ट रेट बहुत कम चल रहा है।
तो द स्टैंडर्ड स्पीड इज 25 किलोमीटर पर सेकंड, 1 स्मॉल स्क्वायर 0.04 seconds, 5 small square that is 1 large square 0.2 seconds, 5 large squares is equal to 1 second, 250 small squares is equal to 50 large squares is equal to 10 seconds, and 1500 small squares is equal to 300 large squares is equal to 1 minute, right? So ECG में 300 ऐसे बड़े स्क्वायर्स अपन लाइन से गिने तो वो 1 मिनट होगा। Now how to calculate heart rate? Because 300 small squares is equal to 1 minute, तो हमको 300 आंकड़े को 2 R इंटरवल के बीच में कितने बड़े स्क्वायर्स आते हैं उससे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये बड़े स्क्वायर 2 आ रहे इसमें 2 R इंटरवल में, तो हम क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेट कितना हो गया 150, राइट? तो ये तभी हो सकता है जब आर इंटरवल फिक्स हो। कभी कुछ कुछ ईसीजी बीमारी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट रेट या आर इंटरवल फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है। पर अगर साइनस रिदम है और ये आर इंटरवल फिक्स्ड है तो आप ये कैलकुलेशन से इजीली रेट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक ही बड़ा स्क्वायर आया 2 आर के बीच में, तो 300 डिवाइड बाय 1 तो हार्ट रेट विल बी 300, 2 आया तो 300 डिवाइड बाय 2 150, 3 आया तो 300 डिवाइड बाय 3 100, 4 स्क्वायर आया 1 2 3 4, है ना, दिस इज द मोस्ट नॉर्मल, तो इसी 300 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 75, 5 स्क्वायर्स आए है ना 2 आर के बीच में, तो 300 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60, तो हार्ट रेट बिकम्स 60। अगर आपको छोटे स्क्वायर से कैलकुलेट करना है तो 1500 छोटे स्क्वायर्स मतलब 1 मिनट, तो 2 आर के बीच में कितने छोटे स्क्वायर्स है उससे 1500 को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं तो 1500 डिवाइड बाय 5 विल बी 300, 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं तो 1500 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 150, 15 स्मॉल स्क्वायर्स हैं तो 1500 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 100। सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। ये 1500 वाला छोड़ दीजिए, 300 वाला बहुत आसान है, तो यू कैन इजीली डिवाइड 300 by the number of large squares in between 2 arcs, right? I hope मैं सबको क्लैरिफाई हो चुका है। अगर अपन जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन का इश्यू देख रहे हैं, इसमें क्या होता है ये आर इंटरवल इज चेंजिंग, तो आप ये वाला नियम नहीं लगा सकते, तो फिर क्या नियम लगा सकते हैं हम 30 स्क्वायर्स मान लो गिनते हैं, है ना, 30 लार्ज स्क्वायर्स मतलब कितने हो जाएंगे 5 लार्ज स्क्वायर्स मतलब 1 सेकंड, तो 30 लार्ज स्क्वायर्स विल बी 6 सेकंड्स। तो जैसे हमने यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 30 सेकंड 30 बड़े स्क्वायर्स खत्म हो रहे हैं, है ना, ये बड़ा स्क्वायर है ये, राइट? ऐसे 30 बड़े सेकंड मतलब ये 6 सेकंड हुए। उसके बाद हम यहां पे गिनते हैं कि कितने आर्स आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6 सेकंड में 15, तो 60 सेकंड में 15 into 10 will be 150। तो इरेगुलर रिदम में आप इस प्रकार से हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप 30 बड़े स्क्वायर देखिए, दैट विल बी 6 सेकंड्स, और जो भी आएगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी क्या आएगा जितने आर्स आएंगे उस वक्त 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट विल गिव अस हार्ट रेट। ये आप 50 स्क्वायर्स का भी कर सकते हो, तो फिर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे यहां से यहां तक 50 लार्ज स्क्वायर्स हो गए, राइट, तो 50 लार्ज स्क्वायर विल बी 10 सेकंड्स, तो उसको आप जितने आर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 आ रहा है, तो 9 into 6 the heart rate becomes 54, right? So when the RR interval is irregular, that time आपको बड़े स्क्वायर्स कैलकुलेट करना है, आप 30 बड़े स्क्वायर्स कैलकुलेट करोगे, गिनोगे, तो that will be 6 seconds, तो उसमें जितने आर आएंगे उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप 50 स्क्वायर्स गिनोगे तो that will be 10 seconds, तो उसमें जितने आर आएंगे उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, that will give you a calculation of heart rate, right? तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ईसीजी का, इंटरवल्स इन ईसीजी, है ना। हार्ट रेट ईसीजी के इंटरवल्स अपने को क्या बताते हैं कि हार्ट ये पी वेव अपन देख चुके हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन,
और टी वेव ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो हमको देखना है पीआर इंटरवल अपने को बताएगा कि करंट एट्रिया से वेंट्रिकल पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, क्यूआरएस इंटरवल अपने को बताएगा कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में कितना टाइम लग रहा है, और क्यूटी इंटरवल अपने को बताएगा कि क्यूटी इंटरवल मतलब यहां से यहां तक अपने को बताएगा कि वेंट्रिकल का टोटल करंट ड्यूरेशन कितना हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो नाम से अक्सर लोगों को लगता है कि पी के एंड से आर के शुरुआत में है, बट एक्चुअल पीआर इंटरवल इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पी टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू। ये हम पिछले ट्यूटोरियल में भी देख चुके हैं। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? टी वेव रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रिया का जो डीपोलराइजेशन है उससे पी वेव पता चलती है, और पी आर सेगमेंट जो है पी वेव के बाद क्यू वेव के पहले, दैट रिप्रेजेंट्स द एवी डिले, करंट जो एवी लोड में डिले होता है, राइट। सो एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस एवी डिले मिला के ये पीआर इंटरवल होती है। पीआर इंटरवल नॉर्मली कितनी होती है? लगभग 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स, 3 से 5, मतलब 0.12 to 0.2 सेकंड्स। अगर ये 0.2 सेकंड से ज्यादा लंबी होगी, इसका मतलब करंट एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है। इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री मतलब इसमें डिग्री होती है ब्लॉक्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। मतलब फर्स्ट डिग्री का एवी ब्लॉक मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल करंट जाने में ब्लॉक है, देरी है। सो दिस इज कॉल्ड एज एवी ब्लॉक। हम एवी ब्लॉक्स के बारे में, जब ब्लॉक्स के बारे में वीडियो देखेंगे, ईसीजी ट्यूटोरियल देखेंगे, उसके बारे में और जानेंगे उसके बारे में। अगर पीआर इंटरवल 120 मिलीसेकंड से मतलब 0.12 सेकंड से, मतलब 3 स्मॉल स्क्वायर से अगर कम लेंथ की है, तो दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट पीआर इंटरवल। शॉर्ट पीआर इंटरवल भी एब्नॉर्मल है, लॉन्ग जैसे एब्नॉर्मल है वैसे शॉर्ट भी एब्नॉर्मल है। शॉर्ट के 2 कारण रहते हैं। ये इसमें लॉन्ग पीआर इंटरवल दिख रहे हैं। पीआर इंटरवल कहां से दिख रहे हैं? ये पी की शुरुआत है, ये क्यू की शुरुआत है। कितने स्मॉल स्क्वायर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगभग 8 स्मॉल स्क्वायर हो गए। तो 8 into 0.04 मतलब 0.32। अपना मैक्सिमम परमिटेड लिमिट कितना है? 0.2, मतलब 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज नॉर्मल। ये 5 स्मॉल स्क्वायर से कहीं जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। तो ये अकेला भी मिल सकता है अपने को, और ट्राई अलग अलग नीचे वाले ब्लॉक, सेकंड थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक के साथ भी मिल सकता है, ट्राइफेस्कुलर ब्लॉक में भी मिल सकता है। सो इसका सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे। कुछ पर्टिकुलर दवाएं हैं जो अपन एवी ब्लॉक्स में नहीं देते, राइट। अगर पीआर इंटरवल शॉर्ट है तो दैट इज कॉल्ड एज प्री एक्साइटेशन। नाउ व्हाट इज प्री एक्साइटेशन? ये जो एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, एवी नोड है, करंट यहां से यहां पहुंच गया, बीच में करंट जाने का कोई रास्ता नहीं है। करंट का जाने का रास्ता कौन सा है? एवी नोड के थ्रू ही रास्ता है। तो जैसे अपना करंट यहां से निकला और यहां पहुंचा, उसको लगते हैं लगभग 0.12 सेकंड्स या अप टू 0.02 सेकंड्स। अब क्या हो रहा है कि सपोज देयर इज अनदर रोड और अनदर पाथवे, जिससे करंट यहां से पहले यहां पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं पाथवे ऑफ केंट। कई पाथवे होते हैं, अगर भी पाथवे ऑफ केंट की बात करेंगे तो उससे क्या होता है? ये है पाथवे ऑफ केंट। तो यहां करंट पहले पहुंच गया, तो पहले पहुंच गया तो अपना जो ये पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, और यहां आके अपना क्यूआरएस चालू होना चाहिए था, परंतु चूंकि करंट यहां पहले पहुंच गया तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यहां चालू हो गया। परंतु मेजॉरिटी ऑफ करंट फिर भी एवी नोड से आ रहा है, इसलिए मेजॉरिटी डिफ्लेक्शन यहीं से चालू हो रहा है। बट ये क्या हो रहा है? यहां से ऐसा यहां से ऐसा डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अभी ये दिस इज कॉल्ड अ डेल्टा वेव, मतलब ये करंट पहले से यहां पहुंच गया,
ये करंट पहले से यहां पहुंच गया है और जिससे ये डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा वेव। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट पीआर इंटरवल प्री एक्साइटेशन और WPW फुल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। तो कभी-कभी अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं तो इसको बोलेंगे WPW पैटर्न। हम अलग से एक ट्यूटोरियल लेंगे प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम्स पे, उसमें इस पे विस्तृत चर्चा होगी। परंतु अभी इसमें क्या देख रहा है, इतना ही जान ले अपन कि ऑन ECG दिस अपीयर्स एज अ शॉर्टर पीआर इंटरवल छोटी मिलेगी, प्लस इनिशियल डिस्टॉर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर एक्चुएशन द डेल्टा वेव। ये है डेल्टा वेव, है ना। नॉर्मल QRS ड्यूरेशन, ये नॉर्मल कैसे होनी चाहिए? P Q R S and T। तो ये जो है P से सीधा ऐसे, दिस पार्ट इज कॉल्ड द डेल्टा वेव। यस, राइट। सो ये प्री एक्साइटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। अभी आपको बस ये जानना, दिस इज वन कॉज ऑफ शॉर्ट पीआर इंटरवल। कभी-कभी ये जो कैंट का बंडल है उसके जगह एक दूसरा बंडल होता है जेम्स का, वो बंडल सीधा AV नोड के बाद बंडल ऑफ हिस में जाके लगता है। तो करंट डायरेक्टली AV नोड पे डिलीवर नहीं होता, सीधा बंडल ऑफ हिस में डिलीवर होता है। तो इसमें भी पीआर इंटरवल शॉर्ट होती है, परंतु इसमें डेल्टा वेव नहीं होती। इसको कहते हैं लॉन्ग गेनोंग लेवाइन सिंड्रोम। मतलब अगर पेशेंट के ECG में केवल चेंजेस है उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको पेशेंट को तकलीफ है देन इट इज कॉल्ड अ LGL सिंड्रोम। अदरवाइज दिस इज ओनली कॉल्ड अ प्री एक्साइटेशन और शॉर्ट पीआर इंटरवल। और भी कई रास्ते हैं फाइबर्स के आने के, जैसे कैंट हो गया, है ना, ये जेम्स बंडल हो गया, मैहेम फाइबर्स हो गए। सो देयर आर सम एब्नॉर्मल पाथवेज जो कि कभी-कभी एक्टिवेट होते हैं और वेंट्रिकल को पहले ही करंट पहुंच जाता है, जिससे पीआर इंटरवल छोटी होती है और उसको कहते हैं प्री एक्साइटेशन। मतलब वेंट्रिकल डिपोलाइज होना चाहिए था, उसके पहले से डिपोलाइज होना चालू कर दे। सो दैट आर दीस आर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। दूसरा कारण शॉर्ट पीआर इंटरवल का इज AV नोडल रिदम। AV नोडल रिदम में क्या होता है कि करंट नॉर्मली ऐसे नोड में चालू होता है, ऐसे नोड में चालू होता है और फिर ऐसे AV नोड है, ऐसे नोड से AV नोड में जाता है। दिस इज द नॉर्मल थिंग। बट कभी-कभी ऐसे नोड काम नहीं करता है और AV नोड ही काम करना चालू कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड एज junctional, because AV node is the junction of atria and ventricle. So this is called as junctional rhythm, जो कि यहां से करंट उल्टा जाता है एट्रिया की तरफ, इसलिए यहां पे P वेव उल्टी मिलेगी। So the P waves are either absent, या P वेव मिलेगी नहीं, या तो they are abnormal inverted with a short pr interval. This is called as retrograde P wave, मतलब उल्टी P waves। तो नॉर्मली हमने देखा था कि ऐसे नोड का करंट का जो स्पीड होता है दैट इज about 80 per minute, और अगर एसी नोड काम नहीं करता तो AV नोड टेक ओवर करता है, उसकी स्पीड लगभग होती 60 पर मिनट। पर यहाँ आप देख सकते हैं स्पीड कितनी है, लगभग 100 पर मिनट होगी। 1 2 3 बड़े स्क्वायर्स हैं तो लगभग 90 से 100 की स्पीड है दो आर्स के बीच में। तो इसको अपन कहेंगे एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम। मतलब AV नोड इज सम देयर सम प्रॉब्लम विद द AV नोड, उसने खुद ही का रिदम फास्ट रिदम चालू किया। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेटेड रिदम वैसे दिख रहा है, इसमें P वेव दिख ही नहीं रही, राइट। हार्ट रेट लगभग 100 के आसपास है, रेगुलर है, जब P वेव्स दिख ही नहीं रही, रेट्रोग्रेड P वेव्स है। लास्टली सेकंड इंटरवल दैट इज इंपॉर्टेंट इज द QRS इंटरवल। QRS इंटरवल मतलब करंट को वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन में टाइम कितना लगा। P इंटरवल स्टैंड फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन, PR फॉर द डिले and QRS stands for the ventricular depolarization, right? So अपने को ये देखना है कि अगर ventricular depolarization टाइम पे हो रहा है, कितना टाइम 120 मिलीसेकंड्स या 0.12 सेकंड्स या 3 स्मॉल स्क्वायर्स। 3 स्मॉल स्क्वायर्स ये दैट इज द अपर लिमिट ऑफ QRS। अगर QRS इससे वाइड हो गया इसका मतलब क्या निकलता है कि ventricle is taking longer time to depolarize, that is abnormal, राइट। सो जब भी पेशेंट अपने पास टैकीकार्डिया लेके आता है या हार्ट रेट ज्यादा लेके आता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में करंट फैलने में टाइम लग रहा है। तो इसका तब महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर
पेशेंट का कॉम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, मतलब पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया, और अगर नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, तो अपन क्या बोलेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो वेंट्रिकल के ऊपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, लगभग 150 हार्ट रेट है। सो दिस इज अ टैकीकार्डिया। अभी मेरे को समझ नहीं रहा है टैकीकार्डिया का ओरिजिन कहाँ से, बट बिकॉज द क्यूआरएस इज नैरो, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये टैकीकार्डिया एवियन नोड के ऊपर से आ रहा है। सो दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, राइट। ये जो टैकीकार्डिया है, इसमें देखो हार्ट रेट इसमें भी लगभग 100 के आसपास है, 100 से थोड़ा ऊपर ही है, परंतु क्यूआरएस इज वाइड। तो या तो ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या वेंट्रिकुलर कुछ तो भी ऐसा है जिससे वेंट्रिकल में करंट डिले हो रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया, हार्ट रेट ज्यादा है, नाउ उसमें अप्रोच करने का रास्ता कैसा है, आपको देखना है कि वेदर द क्यूआरएस ड्यूरेशन इज 0.2, मतलब सिंपल चीज है। अगर टैकीकार्डिया आप देखते हो तो बोलेंगे नैरो क्यूआरएस है कि वाइड क्यूआरएस है। इफ इट इज नैरो क्यूआरएस, इट इज सुप्रावेंट्रिकुलर, तो यूजुअली सुप्रावेंट्रिकुलर इज नॉट डेंजरस, राइट। सुप्रावेंट्रिकुलर उतना खतरनाक यूजुअली होता नहीं। अगर क्यूआरएस ड्यूरेशन इज मोर देन 0.2, नाउ इट कुड बी सुप्रावेंट्रिकुलर प्लस बंडल ब्रांच ब्लॉक, या हाइपरकैलेमिया, या मेडिकेशन के कारण एबरेशन कुछ तो भी, या इट कुड बी प्री एक्साइटेशन WBW, या ज्यादा खतरनाक इट कुड बी VTAC, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज यूजुअली डेंजरस, राइट। VTAC कैन सडनली exacerbate into ventricular fibrillation और उससे मौत भी हो सकती है। सो एक आइडिया आपको लग जाता है, as soon as you see ECG आपको पता चल जाता है कि इट इज नैरो क्यूआरएस और वाइड क्यूआरएस। वाइड क्यूआरएस है तो कौन सा वाला है। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस क्यूआरएस ड्यूरेशन। लास्ट इज द QT इंटरवल। QT इंटरवल टोटल टाइम बताती है, कहां से, वेंट्रिकुलर Q वेव से, Q वेव की शुरुआत से T वेव के अंत तक। सो ये कौन सा टाइम बताती है, टोटल टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, राइट। सो टोटल टाइम टेकन बाय करंट इन द वेंट्रिकल इंक्लूडिंग डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, राइट। सो नॉर्मल QT इंटरवल कितना रहता है, लगभग 460 तक रहता है मिलीसेकंड्स या 0.46 सेकंड्स। तो इसमें क्या होता है, QT इंटरवल चेंजेस विद द हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट ज्यादा होगा तो QT इंटरवल कम आएगा। सो इसको, ये प्रॉब्लम हटाने के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं करेक्टेड QT इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज QTC। तो उसके कई फार्मूला है, सबसे पॉपुलर फार्मूला है बेसेल फार्मूला है, इट इज QT डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ RR। इसमें दिखाया है बेसेल फार्मूला से अपन QTC कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये RR इंटरवल में लगभग स्मॉल स्क्वायर्स 24.5 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो इसको 0.04 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 0.98 सेकंड्स आता है। ये RR की जगह 0.98 आ जाएगा, और यहाँ पे QT इंटरवल में 13 स्मॉल स्क्वायर्स है, इनटू 0.4 मतलब 0.52 सेकंड्स। तो 0.52 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.98, दैट इज 0.53 सेकंड्स। सो दिस इज द करेक्टेड QT इंटरवल, राइट। नॉर्मल QT इंटरवल इज 460 प्लस माइनस 20। QT interval prolongation can sometimes lead to sudden arrhythmias and death. So बहुत सारे कारण हैं QT prolongation के। For example, congenital syndromes है, channelopathies, सोडियम चैनल में प्रॉब्लम, पोटेशियम चैनल में प्रॉब्लम, कैल्शियम चैनल में प्रॉब्लम, everything can cause prolonged QT syndrome। ये जर्वेल लैंज नील्सन सिंड्रोम, रोमानो-वॉट सिंड्रोम, ये कई सिंड्रोम्स हैं। इसमें जब अपन लॉन्ग QT पे एक लेक्चर लेंगे उस टाइम इसको कवर किया जाएगा। Other metabolic causes of prolonged QT interval, these are also important. For example, hypokalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia, तीनों का कम होना, potassium, magnesium, calcium, right? Starvation, liquid protein diet, hypothyroidism. So even hypothyroidism can cause a prolonged QT interval. हमने कुछ predominant drug के groups लिए हैं यहाँ पे, जिसको डिटेल कौन से ड्रग्स की लिस्ट है जो कि QT prolong करते हैं, वो और सोर्सेज देख सकते हैं, है ना, रेफरेंसेस देख सकते हैं। बट ये मैंने एक न्यूमोनिक मेरे को नेट पे दिखा, वो कॉपी किया है, ABCDE। सो A फॉर एंटी अरिथमिक। नेचुरली जो भी ड्रग अरिथमिया के विरोध में रहेंगे वो तो QTC बढ़ाएंगे। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एमिडारोन, सोटालॉल, फ्लेकेनाइड। एमिडारोन बहुत बदनाम हो चुका है QTC इंटरवल बढ़ाने के लिए, बट एमिडारोन इज नॉट दैट डेंजरस
कई बार हम दे चुके हैं इस QT से प्रोलॉन्ग QT में एमिडोरॉन, बट यस इट कैन कॉज, सो इट हैज अ मॉडरेट रिस्क ऑफ वर्सनिंग QT प्रोलॉन्गेशन। दूसरा एंटी एंजाइनल्स, रैनोलाजीन। बी में दूसरा है एंटीबायोटिक्स, इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स, ciprofloxacin, moxifloxacin, so these drugs can increase the moderate risk of QT prolongation causing arrhythmias. Macrolides, clarithromycin, azithromycin, these can cause prolonged QTC. Aminoglycosides, amikacin, so this can cause prolonged QT. Antipsychotics, ये C मैंने निमोनिक कंप्लीट करने के लिए डाला है, बट यहाँ पे P होना चाहिए। एंटीसाइकोटिक्स, haloperidol has a significant risk of causing arrhythmias in patients जिनको QTC बढ़ा हुआ है। haloperidol, QTPine and risperidone, so ये ड्रग्स अपन ICU में कॉमनली देते रहते हैं ICU डिलीरियम के लिए, and these can cause prolonged QT syndrome and prolonged QT arrhythmias. Antidepressant, SSRIs and tricyclic antidepressant, जितने ड्रग्स है, citalopram, escitalopram, all these, imipramine, all these cause QTC prolongation, and such patients अगर prolonged QT पहले से आपने दिया तो arrhythmia हो सकता है। Diuretics डायरेक्टली नहीं कॉज करते, but diuretics cause hypokalemia, hypomagnesemia, and therefore उससे QT prolongation हो सकता है। And lastly, antiemetics, ondansetron, Emised is a very common injection that is given in ICU that can cause prolonged QT। प्रोलॉन्ग QT ब्रैडीएरिथमिया, जैसे हार्ट रेट बढ़ता है तो QTC छोटी होती है, वैसे ब्रैडीएरिथमिया से QT प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल साइनस नोड डिसफंक्शन, AV ब्लॉक, सेकंड थर्ड डिग्री AV ब्लॉक, और देयर आर सम अदर कॉजेस, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इश्चेमिया। मायोकार्डियल इश्चेमिया कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन, इंट्राक्रैनियल डिसीज, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, HIV infection, hypothermia, and some toxic drugs like organophosphorus। अपन इतना क्यों सोच रहे हैं QTC प्रोलॉन्गेशन की वजह? बिकॉज ऑफ दिस टॉर्सार्ड। ये जो टर्म है टॉर्सार्ड डी पॉइंटिस, इसको अपन इंडियन लोग यूजुअली टॉर्सेट डी पॉइंटिस करके प्रोनाउंस करते हैं, बट दिस इज अ फ्रेंच टर्म, द प्रोनाउंसिएशन इज टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स। तो इसका मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाइल्ड QRS टैकिकार्डिया, जैसे स्पिंडल फॉर्म में इसका हर बीट टू बीट एक्सिस वेरी होती है। अपन देखेंगे द रेट इज अबाउट एटलीस्ट मोर देन 100, यूजुअली 150 से 250 रेट रहता है, और द पीक्स ऑफ QRS appear to twist around the isoelectric line, जैसे अपन घोड़ा को घुमाते हैं ना वो डाल के, वैसे जैसे ऐसा लगता है QRS की एक्सिस बीट टू बीट चेंज हो रही है, और इट इज, इसका नाम ही, इसका ट्रांसलेशन ही ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स है। सो दिस इज हाउ टॉर्सार्ड लुक्स लाइक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइनस रिदम चल रहा है PQRST, राइट? यहाँ पे वेंट्रिकुलर एक्टोपिक आया एंड सडनली नाउ ये अरिथमिया हुआ। यू कैन सी बीट टू बीट वेरिएशन हो रहा है, एक्सिस वेरिएशन हो रहा है, और स्पिंडल्स ऐसे दिख रहे हैं, राइट? सो दिस इज टिपिकल टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स, एंड दिस कैन सडनली deteriorate into ventricular fibrillation and patient can die. So immediately ऐसे पेशेंट को शॉक लगाना पड़ता है, DC शॉक, and then the treatment is magnesium। बहुत सारी चीजें हैं, but magnesium help in torsade। So अपन we are worried about QT prolongation is because of this torsade, and torsade can kill। So same torsade, so this the normal QT is about 400 to 460 milliseconds, right? Then 460 के ऊपर लॉन्ग QT चालू हो जाती है ना, एंड 480 के ऊपर वेरी लॉन्ग QT चालू हो जाती है। तो कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि QT इंटरवल 500 के आसपास रहती है। सो वो जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट है वहां आपको सावधान रहना है। अगर QT शॉर्ट हो जाती तो भी दैट इज अबनॉर्मल, राइट? फॉर एग्जांपल शॉर्ट QT, यहां पे देखो टोटल QT टाइम देखो, यहां से आगे, इट इज शॉर्टर देन 400 milliseconds or 360 milliseconds। So the most common cause is hypercalcemia or digitalis भी होता रहता है। बाकी hereditary short QT syndrome भी है, but clinically important is hypercalcemia। So this is how कैल्शियम से ECG चेंज होता है। डिटेल हम देखेंगे जब अपन इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करेंगे, परंतु for the starters this is the normal ECG। हाइपरकैल्सीमिया में QT शॉर्ट हो गया,
यहां से यहां तक QT has become short, और हाइपोकैल्सीमिया में QT लॉन्ग हो गया। So whenever the QT is long, think about calcium, magnesium, potassium, but whenever QT is short, again think of hypercalcemia, right? So ये ECG में हमने ट्यूटोरियल में हमने देखा कि QRS का नोमेनक्लेचर क्या है, हार्ट रेट कैलकुलेशन क्या होता है, और इंपॉर्टेंट इंटरवल्स इन ECG और उसका सिग्निफिकेंस। अगले ट्यूटोरियल में जल्दी हम मिलते हैं, और देन विल टॉक अबाउट ECG लीड्स एंड एक्सेस। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।